हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली तीन चीज़ों से रखा गया है। मतलब जो तीन चीज़ें नहीं, दो चीज़ें हम कह सकते हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। पार्ट्स एक तरीके से ग्रुप्स हैं, ठीक है। और उन्हीं पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और इन्हीं के अंदर आर्टिकल्स आ जाते हैं। और एक चीज़ होती है हमारी शेड्यूल्स, ठीक है। शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने अभी प्रेजेंटली है? टोटल 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले से ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ हमने 4 शेड्यूल्स को और ऐड किया है। अब शेड्यूल्स होते क्या है, इनके बारे में और देख लेते हैं। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल्स। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करी जा सकती, उन बातों का एक्सटेंशन शेड्यूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। दे गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल्स। जो बात अभी हमने करी, एक एक करके हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को डील करेंगे। सबसे पहला हमारा शेड्यूल आता है, वो आ जाता है नेम ऑफ द स्टेट्स। नेम ऑफ द स्टेट्स मतलब कि यह है एक्सटेंशन आर्टिकल नंबर 1 का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 का एक्सटेंशन है जिसमें बोला गया है कि जो हमारी 28 स्टेट्स हैं और जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके नाम के बारे में लिखा गया है हमारे शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल नंबर 2 की बात करें तो ये सैलरी, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस से डील करता है। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब फॉर एग्जांपल जो इनके अंदर जो नाम लिया है, एक हम एग्जांपल लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसको क्या मिलता है? हमारा भवन मिलता है रहने के लिए, राष्ट्रपति भवन मिलता है। उसके लिए उनसे पैसे नहीं लिए जाते, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड अलाउंसेस। उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है किसी भी काम के लिए। प्रिविलेजेस मतलब क्या? उनको क्या क्या मतलब पावर है उनके पास, तो उनको क्या एक कॉमन इंसान से लेकर उनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी गए हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, कहीं भी जाए उनको सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रिविलेजेस में आ जाती है। तो शेड्यूल नंबर 2 इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में डील करता है। किन किन पर्सन से रिलेटेड ये बात करता है उनके बारे में भी और देखते हैं हम। ये हमारा शेड्यूल डील करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। फिर जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नर से डील करता है, जो कि दोनों कौन से हैं? एक नॉमिनल हेड है दोनों। फिर उसके बाद बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो कि स्टेट्स में होती है। और आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे विधान परिषद होता है, मतलब अगर स्टेट, अगर बाइकैमरलिज्म है स्टेट में, तो विधान परिषद भी होगी, ठीक है। तो वो इन चारों के जो हेड होते हैं, ठीक है, जो कि अब हम एक इधर पे देखते हैं। एक हो जाती है हमारी लोकसभा, एक हमारी राज्यसभा, एक होगी हमारी स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होगी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। सबके हेड होंगे। लोकसभा का हेड होगा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा का हेड होगा चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड होगा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड होगा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, इनके सैलरी और अलाउंसेस से भी ये डील करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये डील करता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस, उनसे भी, और सीएजी, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका क्या रखता है? ऑडिट रखने का काम करता है, ठीक है। ये हम आगे चल के हमारी जो आगे वाली वीडियोस हैं उनमें भी हम सीएजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 148 आएगा, उसमें हम सीएजी के बारे में डील करेंगे। तो ये कुछ लोग थे, इनके सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस से रिलेटेड डील करता है हमारा शेड्यूल नंबर 2, ठीक है। जब तक कि कोई भी दूसरा लॉ ना बनाया गया हो पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं उसके ही हिसाब से सारा काम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेड्यूल नंबर 3।
जो कि डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से। ओथ की बात करते हैं और अफर्मेशन, दो टर्म है, दोनों अलग अलग है। ओथ एक सेकुलर नेचर का होता है, मतलब कि ओथ आप ना सेकुलरली लेते हो, कोई भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ओथ नहीं लेते हो। अफर्मेशन नॉन सेकुलर होता है, मतलब आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ओथ लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइबल के ऊपर हाथ रख के ओथ ले रहे हो, या रामायण या महाभारत के ऊपर हाथ रख के ओथ ले रहे हो, तो ये रिलीजियस पर्पज से होती है, दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन। ठीक है। और ओथ क्या है हमारा, एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, मतलब हम कोई भी रिलीजियस हेड्स पर ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम ओथ और अफर्मेशन नहीं बोलते, हम एक जनरल टर्म में ही बोलते हैं कि ओथ ले रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि ये किस किस पर्सन्स की ओथ से डील करता है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये डील कर रहा है इन लोगों से, मतलब कि यूनियन लेवल पे जो भी मिनिस्टर होगा और स्टेट लेवल पे जो भी मिनिस्टर होगा, कैंडिडेट जो कि MP का इलेक्शन लड़ेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कैंडिडेट जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि MLA बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, या MLC बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। फिर बात करी गई है कि अगर बन जाते हैं तो भी उनको ओथ लेनी पड़ेगी, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेवल पे, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, जो कि पूरे हमारे इंडिया का एक सिंगल मात्र कोर्ट है, जो कि एपेक्स कोर्ट है, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस, और हाई कोर्ट जो कि हमारी अधिकतर स्टेट्स में होता है, उसके जजेस लेंगे। ठीक है। और बस एक यहाँ पर एक अलग से हमें याद रखना है, वो है CAG। इन सब की जो ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है हमारा शेड्यूल नंबर 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा शेड्यूल हो जाता है शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 डील करता है किससे, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स इन दी राज्यसभा। राज्यसभा में किस प्रकार से एलोकेशन होगा सीट्स का, उसकी बात करता है। सबसे ज्यादा सीट्स दी गई हैं उत्तर प्रदेश को 31। ठीक है। और हम MP रिलेटेड एग्जाम की बात कर रहे थे, तो MP को कितनी सीट्स दी गई हैं राज्यसभा में, 11 सीट्स दी गई हैं। ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250। ठीक है। ये 250 सीट्स बटती हैं। हाँ, एक बात और हमें याद रखनी है कि राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा की जो सीट्स हैं अगर हम बात करें तो वो स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूटी तो दो टाइप की होती है हमारी, एक जिसमें लेजिस्लेचर है और एक जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। ये उन यूटीज में भी है जो कि जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है। उनको भी सीट्स दी जाती हैं राज्यसभा में, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमारे शेड्यूल नंबर 4 में लिखा गया है कि किसको कितनी सीट्स दी गई हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 5 और 6। 5 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब वो एरियाज और वो ट्राइबल एरिया जिनको गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है। तो ये किस, मतलब इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि शेड्यूल 5 में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इसमें एक और स्टेट आती है जिसका नाम है हमारा गुजरात। ठीक है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। मतलब इस जो हमारे शेड्यूल नंबर 5 है इसमें 10 स्टेट्स आती हैं टोटल। ठीक है। बस इन 10 स्टेट्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है कि जो डिफरेंट टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर फॉर द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसी प्रकार से कुछ 4 हमारी स्टेट्स जो हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनसे डील करता है शेड्यूल नंबर 6। इन जगह के जो ट्राइबल एरियाज हैं
उनके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बात कही गई है शेड्यूल नंबर 6। ठीक है, सिंपल सा था ये हमारा शेड्यूल। हमारे इनकी जो चार जो इनके स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है इसको याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 डील्स विद द लिस्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ पावर। ये एक हमारा फेडरल कॉन्सेप्ट है। फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब कि दो हेड्स में पावर डिवाइड कर दी गई, सेंट्रल एंड स्टेट में। ठीक है, दोनों हेड्स में पावर डिवाइड कर दी गई हैं। हमारे इंडिया में तो प्योर फेडरेशन तो है नहीं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि सेंटर हमारे पास पावरफुल है ज़्यादा, ठीक है, स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो ये शेड्यूल डील करता है कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाएगा। मतलब कि अगर स्टेट लॉ बना रही है या एग्जीक्यूट कर रही तो किस सब्जेक्ट में करेगी, और अगर सेंटर लॉ बना रही है या एग्जीक्यूट कर रही तो किस सब्जेक्ट में करेगी, टू अवॉइड द क्लैशेस। तो ये शेड्यूल नंबर 7 में बताया गया है। तो शेड्यूल नंबर 7 में ये बात करी गई है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट जो है ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट्स जिनमें स्टेट और सेंटर दोनों डील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में हमारे आ जाते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेटिव अफेयर्स, मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सारे जो कुछ सब्जेक्ट्स है ये यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट की बात करें हम, तो स्टेट लिस्ट में आ जाता है हेल्थ, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें स्टेट लिस्ट में आ जाती हैं। अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें, चूंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो कंकरेंट लिस्ट में आता है जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, दोनों एजुकेशन के बेसिस पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है, टूरिज्म हो गया। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे स्टेट और सेंटर दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेड्यूल नंबर 7 हमारा इससे बात करता है। आगे इस टेबल में हम ये एक चीज़ और देखते हैं जो कि शेड्यूल नंबर 7 रिलेटेड है। ओरिजिनली हमारे पास 97 सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट में, ठीक है, उनको चेंज करके 3 बढ़ा के 100 कर दिया है। मतलब सेंटर की पावर हमारे देश में हमेशा से ही ज़्यादा है, उनके पास रेसिडरी पावर रहती है। स्टेट लिस्ट और ये हो जाती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। तो जो हमारी स्टेट लिस्ट है उससे 5 सब्जेक्ट लेके ट्रांसफ़र कर दिया हमने कहाँ पर, लिस्ट नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, वो कुछ 5 सब्जेक्ट इस प्रकार से कि जो एजुकेशन पहले नहीं था, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, प्रोविजन रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स है, वेट्स एंड मेजर्स हैं। ये कुछ 5 चीज़ें जो यहाँ से यहाँ पर हमने लिस्ट शेड्यूल लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में हमने ट्रांसफ़र करी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी दिख रहा है कि लिस्ट 3 में यूनियन भी लेजिस्लेट कर सकता है और लिस्ट 1 में भी कर सकता है, और दोनों के प्रोविजंस अभी तक बढ़ाए ही गए हैं, मतलब कि सेंटर को पावरफुल बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, अब हम आते हैं शेड्यूल नंबर 8 पे, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। शेड्यूल नंबर 8 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट है, उससे भी रिजेंबल करता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि हमारा पार्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का 17, जो कि किससे डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। ठीक है, तो इस पार्ट रिलेटेड है जो कि ये बात करी गई है 343 से लेके 351 तक का जो मतलब आर्टिकल्स हैं वो हमारे पार्ट नंबर 17 में आता है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोला गया है, ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। इसी तरीके से शेड्यूल 8 भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। ठीक है, पहले हमारे पास ओरिजिनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर धीरे धीरे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, यहाँ पर कर दिया गया है 22। ये 82 नहीं है, ये 22 है। मतलब कि 8 और ऑफिशियल लैंग्वेज धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने शेड्यूल 8 में जोड़ी हुई है। ठीक है,
पहली ऑफिशियल लैंग्वेज जो मतलब हमारी 15th ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1967 से हमने जोड़ी है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि कुछ और हमने जोड़ी है जो कि थी 1992 की 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने जोड़ी है मणिपुर, कोंकणी एंड नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस और हमने जोड़ी, तो इनको मिला के हमारे पास हो जाती हैं 18। और फिर 4 और हमने 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी थी बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ये लगभग हमारे सेंट्रल इंडिया की लैंग्वेजेस हैं चारों, ठीक है, जो ट्राइबल लैंग्वेज टाइप की हैं, ठीक है। तो टोटल अभी हमारे पास हो चुकी हैं कितनी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि शेड्यूल नंबर 8 में दी गई थी। अब शेड्यूल नंबर 9 से लेके जो भी हमारे शेड्यूल हैं ये हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये धीरे धीरे इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब हम डील करते हैं हमारे शेड्यूल नंबर 9 से। शेड्यूल नंबर हमारा 9 जो है उसको हम कैसे लाए थे, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट जो कि 1951 में हुई थी, उससे ही हम इसको हमारे शेड्यूल 9 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। ये किससे डील करता है, जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। मतलब कि कुछ लॉज और एक्ट बताता है जिनको जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा जाएगा, ठीक है। कैसे लॉज एंड एक्ट, जो भी लॉ जमींदारी को सिस्टम को हटाने के लिए और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बनाए जाएंगे, और कोई भी जो भी लॉज बना रहे हैं जिनसे सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ों पे अगर लॉ बनाए गए हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये शेड्यूल नंबर 9 कहता है। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर जुडिशरी को दूर रखा गया है उन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, जिन्होंने हमारे देश को हमारी आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा सताया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़मींदारी सिस्टम ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करी है, इसलिए शेड्यूल 9 में इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर से दूर रखा गया, ठीक है। ये था हमारे शेड्यूल नंबर 9। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 10 जो आता है, ये जो हमारा शेड्यूल है ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब हमें बहुत ज़्यादा हमारे प्रैक्टिकली देखने को भी मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, अगेंस्ट द डिफेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि यहाँ पर सीधे शब्दों में बोला है कि अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर, मतलब कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पार्लियामेंट का, या फिर कोई भी एमएलए जो कि इलेक्टेड है, अगर ये पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 2 पे जाते हैं, और अगर ये पार्टी नंबर 1 के थ्रू इलेक्टेड है एज एन एमपी और एज एन एमएलए, तो जैसे ही वो पार्टी नंबर 2 पे स्विच करते हैं, उनकी जो एमपी और एमएलए की पोस्ट है वो उनसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको और अच्छे से समझे अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे कि अभी हमारे लास्ट ईयर की ही बात है, जब कांग्रेस के कुछ एमएलएस थे जिन्होंने पार्टी चेंज करके बीजेपी में गए थे, नंबर मुझे थोड़ा ऐसा नहीं पता है, लगभग अराउंड 20 एमएलएस। तो जब वो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में गए थे, ठीक है, तो वो एमएलए जो थे उनकी जो पोस्ट थी, मतलब उनकी जो एमएलए की पोस्ट थी, वो एंटी डिफेक्शन के थ्रू छीन ली गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टी को चेंज किया गया है, ठीक है। फिर उनकी सीट्स पे नए इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शन को हम कहते हैं बाय इलेक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्शन हुए और उसके बाद फिर वो आते हैं। तो ये आरटी शेड्यूल नंबर 10 हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा इसी से डील करता है। शेड्यूल नंबर 10 जो है हमारे आर्टिकल नंबर 102 और 191 से डील करता है। 102 सेंट्रल लेवल पे और 191 हमारा डील करता है स्टेट लेवल पे। मतलब कि क्या, कि डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। मतलब कि कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है, उसने कुछ कुछ एक्ट्स करे हैं, उसके कारण उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा हो, तो ये जब हम इन आर्टिकल तक पहुंचेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये था हमारा शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 11 और 12 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम देखेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 11 जो है वहाँ से स्टार्टिंग हुई हमारी 3 टीयर सिस्टम की, ठीक है। 3 टीयर सिस्टम मतलब कैसा, कि पहले तो हम देख लेते हैं ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 1992 में, ठीक है। इससे क्या बोला गया भाई,
इससे क्या चेंज किया गया कि ये जो है हमारा यूनियन और स्टेट में पावर डिवाइडेड थी, एक यूनियन लेवल पे पावर थी, एक स्टेट लेवल पावर थी, लोकल लेवल्स पे पावर्स नहीं थी, है ना। मतलब कि लोकल लेवल्स पे, विलेज लेवल पे अगर किसी भी टाइप का क्राइम या किसी भी प्रकार की चीज़ें होती थी तो उनको एग्जीक्यूट करने की पावर अच्छी खासी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा विलेज लेवल पे दिक्कत जा रही थी। ठीक है, तो उसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को इससे इनकॉर्पोरेट किया। पंचायत कहाँ, विलेज लेवल पे, और म्यूनसिपैलिटी हमारी सिटी लेवल पे। और हाँ, एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमारे एमपीपीएससी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पहली स्टेट थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो 1994 में वो स्टेट थी मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा 3 टियर सिस्टम था, इसके थ्रू हमने पंचायती और म्यूनसिपैलिटी को इनकॉर्पोरेट किया। शेड्यूल नंबर 11 डील करता है पंचायत से और शेड्यूल नंबर 12 डील करता है म्यूनसिपैलिटी से। ठीक है, शेड्यूल नंबर 12 हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 से लाया गया था। ठीक है, अब हम इन शेड्यूल्स के बारे में बात करते थे। ये था हमारे इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड। शेड्यूल नंबर जो 11 है उसमें क्या है, कुछ 9 ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि किससे डील करते हैं, पंचायत से डील करते हैं। और ये हमें अमेंडमेंट याद रखनी है फैक्चुअल पर्पस से, प्रीलिम्स के पर्पस से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा शेड्यूल नंबर 12 जो आ जाता है वो किससे डील करता है, ये डील करता है हमारी म्यूनसिपैलिटी से। ठीक है, जिसमें कुछ 18 फंक्शंस लिखे हुए हैं शेड्यूल 12 में, और ये आया था हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 से। ये थे कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 12 शेड्यूल्स। अगर आपको इन 12 शेड्यूल्स में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और भी ऐसी वीडियोज़ की सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।